हेलो एवरीवन। हम 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने लेके 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लेट मी शो मी। नंबर 41 में देखो क्या लिख रखा है। इसने कहा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन प्लस टू प्लस सो ऑन रूट एन प्लस एन डिवाइडेड बाय एन रूट एन। तो इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा ये कहाँ से आया होगा। दिस इज बेसिकली लिमिट एज सम। ठीक है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। लिमिट एज सम वाला क्वेश्चन जो आता था, मतलब 12th में मैथ्स लिया होगा तो वहां पे सीबीएसई बोर्ड में आता था 6 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, बस वही क्वेश्चन यहाँ पे लिमिट एज सम का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर का है। ठीक है, तो हमने सबको इसका बेसिक तो पता है, ये लिमिटेड सम कैसे सोल्व करते हैं। जनरल टर्म लिखेंगे, उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि टर्म कितनी है। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को देखते हैं 1 2 सो ऑन एन, सो बेसिकली एन टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जनरल टर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो हियर इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे था हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन प्लस टू एंड सो ऑन रूट ऑफ एन प्लस एन डिवाइडेड बाई एन रूट एन। तो इसको अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ऊपर जितना भी न्यूमरेटर में लिख रखा है इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आर रनिंग फ्रॉम 1 टू एन रूट ऑफ एन प्लस आर। ठीक है, जैसे आर यहाँ पे रन कर रहा था 1 से लेके एन तक, तो इसको मैंने लिख दिया समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू एन रूट ऑफ एन प्लस आर डिवाइडेड बाई एन रूट एन। ठीक है, एन रूट एन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब हम लिमिटेड सम सोल्व करते थे तो हम एक एक्स जनरेट करते थे और वी कैन से एक एक्स बनाते थे। उस एक्स को हम लिखते थे आर बाय एन। तो हमें यहाँ पे कुछ भी जनरल टर्म, जो जनरल टर्म यहाँ पे बनी, यहाँ पे आर बाय एन करना है सो दैट उसको हम एक्स में रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर से एन को कॉमन निकाला। ठीक है, रूट एन को कॉमन निकाल रहे हैं पूरे से, तो यहाँ पे बन गया रूट एन इंटू रूट ऑफ 1 प्लस आर बाय एन। ठीक है, यहाँ पे एन था लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो आर डिवाइडेड बाय एन हो गया यहाँ पे। ठीक है, आर बाय एन डिवाइडेड बाय एन रूट एन। अब इस रूट एन से ये रूट एन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू एन रूट ऑफ 1 प्लस आर बाय एन इंटू 1 बाय एन। ठीक है, अब लिमिट है सम वाले क्वेश्चन को हम रिप्लेस कैसे करते थे, जब भी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाती थी तो 1 बाय एन को हम डीएक्स से रिप्लेस करते थे। इस वाली पूरी टर्म को, लिमिट एंड समेशन वाली टर्म को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म से यूज करते थे, और जो यहाँ पे आर बाय एन होता था इसको रिप्लेस करते थे एक्स से। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हम वो लगाएंगे लिमिटेड सम वाली और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिमिट और समेशन वाली टर्म इंटीग्रेशन से सोल्व हो जाएगी। इंटीग्रेशन लिखा मैंने यहाँ पे, लोअर लिमिट अपर लिमिट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस आर बाय एन इज एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बात आती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम कैसे जनरेट करते हैं, फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे देखना है कि आर बाय एन जो एक्स यहाँ पे था, अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू तो एक्स की होंगी ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आर बाय एन। अब यहाँ पे जो आर है यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 1 और अपर लिमिट क्या होगी एन। ठीक है, समेशन कहां से कहां तक रन कर रहा था 1 से लेके एन तक। ओके, सो लोअर लिमिट आ जाएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर बाय एन। ठीक है, जहां पे लोअर लिमिट के लिए आर की लोअर वैल्यू यूज करेंगे 1, तो जैसे 1 बाय एन हुआ, अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी दैट इज 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट ने हम कुछ ऐसे निकाली। ठीक है, अब हम अपर लिमिट के ऊपर आते हैं। तो अपर लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलर फॉर्म यही करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर बाय एन। आर की अपर लिमिट है एन। सो जैसे यहाँ पे एन रिप्लेस करेंगे तो एन बाय एन, एन से एन कैंसिल हो गया 1। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, जनरल टर्म लिखी, एन से डिवाइड किया, आर बाय एन को एक्स से रिप्लेस किया, 1 बाय एन को डीएक्स से, समेशन और लिमिट वाले टर्म को इंटीग्रेशन से। अपर और लोअर लिमिट हमने कुछ ऐसे जनरेट की। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही जनरेट होंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लिखा लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2। लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1, जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आएगा 1.22। ठीक है, तो ये लिमिटेड सम का क्वेश्चन था, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, जनरल फॉर्म में लिखना है, आर बाय एन करना है, आर बाय एन को एक्स से रिप्लेस करना है, 1 बाय एन को डीएक्स से, लिमिटिंग वाली वैल्यू को इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, लिमिटेड सम का क्वेश्चन हर बार आता है जेम के पेपर में, तो इसको देख के जाना है कैसे सोल्व होता है, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, कैसे उसको ब्रेक करते हैं, कैसे एन वगैरह कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर 2-3 क्वेश्चन भी इस पे कर लेते हो तो समझ में आ जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे क्या गया,
लेट एफ बी ए फंक्शन जिसकी डोमेन थी 0 से लेके 2 तक और रेंज थी रियल लाइन, पी एस सच दैट कोई फंक्शन है उसके ऊपर कंडीशन दे रखी है मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 4/3। ओके, कि एक कंडीशन दे दी कि अगर एफ एक्स में से एफ आई को डिफरेंशिएट करते हैं उसका मोड लेते हैं, दिस मस्ट बी लेस देन दिस टर्म। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला कि इफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक एफ एक्स इक्वल टू 2/3, इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके 2 तक तो उसकी वैल्यू आ रही थी 2/3। हमें बताना है समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू 2019 एफ ऑफ 1/k। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है, जो सोल्व करना है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। उसके ऊपर क्या होगा, ये अगर हम इसको जनरेट करना चाहें तो क्या बनेगा 1/1, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1/2 प्लस सो ऑन एफ ऑफ 1/2019। तो अगर ऐसा सा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब हम वैल्यू पुट तो नहीं करेंगे। अगर सेपरेट वैल्यू आ रही है, देख सबसे पहले देखने की बात होती है। मतलब देखने की तो क्या मतलब, मैं तो सोल्व कर चुका तो मुझे पता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1/2 एंड सो ऑन। तो अगर फंक्शन की वैल्यू कुछ फंक्शन एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है, से यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है नहीं, अज्यूम कर रहा हूं मैं कि अगर हम मान लेते हैं तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1/2, तो उसको मतलब बहुत बड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत देख के पता चल रहा होगा कि हम इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा आएगा जो बहुत सिंपली सोल्व होगा, क्योंकि एक तो एक नंबर में क्वेश्चन है तो सोल्व करने का वो बहुत बड़ा मेथड तो नहीं हो सकता, सिंपल सा होगा। ओके, अब यहाँ पे गिवन दो कंडीशन है, उन दो कंडीशन का यूज करेंगे। ये कंडीशन क्या कहना चाह रही है इसके ऊपर आते हैं। तो अगर मैं पहले वाली कंडीशन को देखता हूँ, मतलब सोल्यूशन में दिखाऊंगा लेकिन पहले अभी यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं यहाँ पे एक फैक्टर इसको सेपरेट करता हूँ एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 1 इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर, ठीक है, 4/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन गया 1/3। ओके, तो जो फैक्टर हमने यहाँ पे सेपरेट किया अगर उसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो वो होता क्या है, थोड़ा सा अज्यूम या फिर थोड़ा सा जनरल तरीका देखो। एक तो सबसे पहली बात कैलकुलस का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, कैलकुलस दिख रहा है एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, तो कुछ कुछ चीजें हैं कि डिफरेंशिएशन जैसा सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, वहां से अच्छे से समझ आएगा। ये बस समझने की बात थी, अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे कैसे रखा, राइट हैंड साइड को ब्रेक किया, यहाँ पे एक्स माइनस वाई मोड इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 1/3, ठीक है। तो जो एक्स माइनस वाई वाला फैक्टर था उसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया। तो जैसे इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए तो हमारे पास बना एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती थी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी कि मतलब हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन में जो x होता था और यहाँ पे x प्लस सी होता था, बेसिकली दिस x एंड x प्लस सी इज वेरी स्मॉल नंबर। तो हम बस इस नंबर को उस नंबर पे वो करते थे, अप्रोच करवाते थे, और ये वैल्यू जो हमारे पास आती थी वो डिफरेंशिएशन आती थी उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि हम डिफरेंशिएशन की जो बेसिक डेफिनेशन लगाते थे एफ डैश एक्स दैट इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। मतलब ये पॉइंट एक्स, ये वाला पॉइंट x और ये y पॉइंट, ये दोनों अगर एक दूसरे में अप्रोच कर जाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने y को अप्रोचिंग वैल्यू ले ली कि y स्टैंडिंग टुवर्ड्स x, ठीक है, लिमिट ले लिया दोनों साइड में, इस जनरल फॉर्म में लेके आया, फिर दोनों साइड लिमिट ले लिया। तो जैसी साइड लिमिट ले गया तो यहाँ पे क्या बन गया एफ डैश एक्स, ठीक है, लिमिट अंदर गई मोड बाहर रह गया। तो जैसे लिमिट अंदर गई तो एफ डैश एक्स बन गया मोड एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट दिस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिमिट जाएगी, यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, सॉरी, यहाँ पे एक्स आएगा, वाई टेंडिंग टू एक्स आएगा, जीरो गलती से लिखा। तो जैसे ही वाई टेंडिंग टू एक्स होगा तो एक्स माइनस एक्स इज जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि मोड ऑफ एफ एक्स मोड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मोड है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही लेगा ये, ठीक है, जीरो लेगा, जीरो से नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो पहली कंडीशन गिवन थी एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसका मोड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 4/3, यहाँ से हमें पता चल गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव जीरो आ गया। अब जीरो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, वो फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा। ओके, तो वो फंक्शन कुछ कांस्टेंट है। सेकंड कंडीशन के ऊपर आते हैं, तो सेकंड कंडीशन थी इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू एफ एक्स डी एक्स दैट इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये वाला एफ एक्स था, यहाँ से हमें पता चल गया कि कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक्स का फंक्शन नहीं होगा, बेसिकली एफ एक्स है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स,
बट एक्स से इंडिपेंडेंट है, बेसिकली कांस्टेंट नंबर है, से इसको के बोल सकता हूँ, मैंने के रिप्लेस नहीं किया, मैंने एफ एक्स से लिख दिया यहाँ पे। तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स इंटू एक्स, एफ एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके 2, तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स जो कांस्टेंट था इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3, ठीक है। तो दो कंडीशन गिवन थी, पहली कंडीशन से हमने प्रूव किया कि जो फंक्शन था वो कांस्टेंट फंक्शन था, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और वी कैन से सेकंड कंडीशन का यूज करते हुए हमने फंक्शन जनरेट कर दिया कि फंक्शन की वैल्यू 1/3 होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि ये वाली वैल्यू लिमिट समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 टू 2019 एफ ऑफ 1/k, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेपरेट करना चाहूंगा, समेशन को ब्रेक करता हूं, तो समेशन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1/1 प्लस एफ ऑफ 1/2 एंड सो ऑन एफ ऑफ 1/2019। अभी हमने देखा कि फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब हर वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट है। अब टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 एंड सो ऑन 2019, ठीक है। तो 2019 इंटू एफ एक्स दैट इक्वल टू 2019 इंटू 1/3, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, मैंने फाइनल रिजल्ट नहीं लिखा, लेकिन कुछ ऐसे हुआ ही, आई गेस समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई हमने, बेसिक सी एक प्रॉपर्टी लगाई डिफरेंशिएशन की, यहाँ से एक फैक्टर को इधर लेके आए, फिर लिमिटिंग वैल्यू यूज की, लिमिटिंग वैल्यू यूज करते हैं एफ डैश एक्स हो गया। उसके बाद हमने प्रूव किया कि फंक्शन कांस्टेंट होगा, सेकंड प्रॉपर्टी से हमने फंक्शन को जनरेट किया और फिर जो पूछा गया था उसमें रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मैंने ये वाली यूज की डिफरेंशिएशन वाली, इसको याद रखना है, ये काफी बार यूज हो जाती है। लिमिट y टेंडिंग टू x एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, ये एग्जाम में यूज होती है। ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 42। अगले के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 43 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, डबल इंटीग्रल दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे है dy dx। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे फंक्शन किसका है, y, और फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करवा रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत हैवी सा हो जाएगा, बड़ा सा सॉल्यूशन बन जाएगा। सो बेसिकली डबल इंटीग्रेशन में अगर तुम्हारे पास ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो उसमें दो चीजें लग सकती है। एक तो हो सकता है वो चेंज ऑफ ऑर्डर का हो, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, क्या होता है, मतलब dy dx है तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा dx dy से, तो लिमिट वैल्यू ये सब चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसके ऊपर काम करना है। एक मेथड ये होता है कि कुछ इस फॉर्म में देगा तो बहुत सिंपल सा देगा, तो कुछ इस फॉर्म में सोल्व करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर। और फिर अगर एक और वे में दे सकता है कि डबल इंटीग्रेशन दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अब तुम्हें देखना है कि इसमें करना क्या है, एक तो होता है चेंज ऑफ ऑर्डर, एक होता है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, कुछ भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा, वहां पे लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर कुछ ऐसी टर्म आ रही हो इंटीग्रेशन वाले में, तो उसको जल्दी से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और सोल्व कर लेना है, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये भी चेंज ऑफ ऑर्डर का है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, तो देखो dy dx दे रखा है, तो हमें dx dy करना है। ओके, सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो dy dx है, इसका मतलब अंदर वाली लिमिट y के लिए है और बाहर वाली लिमिट x के लिए। तो x की लिमिट, हमें इसका रफ थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो x की लिमिट है 0 से लेके 9, तो x इक्वल टू 0 इज बेसिकली y एक्सिस एंड x इक्वल टू 9 इज दिस लाइन, ठीक है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, इसके बाद हमारे पास y के बारे में क्या है कि y की अपर लिमिट है 3, तो 3 वाली लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। ओके, और दूसरी क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसका जैसे मैंने ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया, उसके बारे में देखते हैं। तो x की लिमिट देखिए 0 से लेके 9 तक, यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट ये है रूट एक्स, तो y रूट एक्स मतलब ये वाली लोअर लिमिट, और अपर लिमिट 3, इसका मतलब ये अपर वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे शेडेड कर रखा है, ये वाला रिक्वायर्ड रीजन है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर अप्लाई करना है, इसका मतलब हमें x को अंदर लेके आना है, y को बाहर लेके जाना है, ठीक है। इसका मतलब y की लिमिट हम फिक्स करेंगे और x की लिमिट को y के ऊपर डिपेंडेंट करवाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे y की तुम देख सकते हो, शेडेड रीजन में y की रीजन कौन सा हो गया, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। y से ऊपर तो नहीं जाएगा, यही वाला है, तो y की लिमिट मैंने लिख दी 0 से लेके 3 तक। अब बात करते हैं x की लिमिट हम कैसे लिखेंगे। तो वो क्या होता था, अगर हमें x की लिमिट देखनी होती थी इन टर्म्स ऑफ y, तो जहां पे भी शेडेड पार्ट होता है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड एरिया होता है, उसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो जैसे लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे देखो जो शेडेड पार्ट था उसमें एंटर कहाँ पे कर रही थी, x इक्वल टू 0 के ऊपर, और निकल कहाँ पे रही है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये कर्व कौन सा था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके अंदर एंटर कर रही थी और यहाँ पे एग्जिट ले रही थी, इसका मतलब लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या हो गया,
x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अपर लिमिट हो गया वाई स्क्वायर। ओके, अब ये y का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये पहले इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, तो ये वाला इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन रहा था x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x बनेगा, लिमिट पुट क्या करनी है, 0 से लेके वाई स्क्वायर, तो लिमिट पुट की तो वाई स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 1/3 3 वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब। अब ये मैंने क्यों किया, नीचे वाला फैक्टर जो देख रहे हैं हम उसको देख के समझ में आ रहा है कि इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ऊपर वाला ये फैक्टर बन जाएगा। तो बस मैंने इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन लगाया, तो 1 प्लस वाई क्यूब को मैंने रिप्लेस किया t से, तो 3 वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो अपर जो बन रहा था वो dt में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला t से। उसके बाद हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर ली, तो अगर y हमारे पास 0 से था तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और y अगर हमारे पास 3 था तो t की वैल्यू आ गई 27 प्लस 1 दैट इज 28। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया, 1/3 इंटीग्रेशन 1 टू लेके 28 dt बाई टी दैट इज log t। तो 1/3 log t, लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेके 28, तो जैसे इसको पुट किया तो 1/3 log 28। ठीक है, मैंने इसको फाइनली सोल्व नहीं किया, फाइनल रिजल्ट ही आएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमें वहां पे पुट करना होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन था, आई गेस समझ में आया होगा। यहाँ पे बस दो चीजें याद रखनी होती है, अगर हमारे पास वाई एक्स दे रखा था और हमें डी एक्स डी वाई करना होता है तो हम पैरेलल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। ओके, और अगर हमें वाई को पहले लिखना होता है, अगर यहाँ पे डी एक्स डी वाई गिवन होता फिर हमें कुछ करना होता तो हम वाई के रेस्पेक्ट में एक लाइन खींचते। ठीक है, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते, उसके बाद हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू आ जाती वाई के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 43। तो सिंपल सा क्वेश्चन था चेंज ऑफ ऑर्डर का, जो हर बार आता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमें बोला गया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ये रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। अगर तुम्हें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता है तो तुम इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो मतलब करना ही क्या है, इसने गिवन है ना ऑर्थोगोनल, इसका मतलब उसका यूज होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स ए थी तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है ए ट्रांसपोज इंटू ए दैट इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट इक्वल टू आई। ठीक है, उसका यूज हम करेंगे। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा अगर ए मेरे पास मैट्रिक्स थी तो ऑर्थोगोनल होने का मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट इक्वल टू आई दैट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास कुछ ये थी, ए ट्रांसपोज मेरे पास कुछ ये बन जाएगी। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लिया बेसिकली, इसको हमें इससे कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो क्या बन गया 5/9। ठीक है, प्लस ये वाला फैक्टर मैंने क्या किया, हाँ यहाँ पे था ये फैक्टर। ठीक है, तो -2 इंटू -2 दैट इज +4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। ओके, उसके बाद मैंने आगे वाले फैक्टर सोल्व नहीं किए क्योंकि मैंने नीचे वाला सोल्व करना स्टार्ट किया था। तो जैसे हम नीचे वाला सोल्व करना स्टार्ट कर रहे थे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जैसे मैंने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया तो मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट आया 2/3 इंटू √5/3। ठीक है, प्लस √5/3 इंटू 2/3 -2/3। उसके बाद मेरे पास एक फैक्टर आया सी डी। ठीक है, डी इंटू सी, तो ये सी डी आ गया तो कांस्टेंट। इसके बाद नीचे वाले फैक्टर मेरे पास कांस्टेंट टर्म आई कुछ, उसके बाद सी डी ए भी कुछ ऐसे टर्म आ गई। तो मैं यहाँ पे देख पाया कि अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट देखता हूँ तो उसके अंदर सी डी बी डी कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या था यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली जब मैंने इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स एंट्री देखी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो जैसे मैंने ये चीजें सोल्व की तो वहां पे मेरे पास टर्म बनी जहाँ पे सी स्क्वायर भी आया, डी स्क्वायर भी आया, ए स्क्वायर भी आया, बी स्क्वायर भी आया। हमें बस यही चीजें चाहिए, इनको कंपेयर करना है 1 1 1 से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला फैक्टर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आ गया 4/9 प्लस 5/9 प्लस डी स्क्वायर, थर्ड रो थर्ड कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, इनको कंपेयर करते हैं 1 से। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे डायगोनल एंट्री से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, सिमिलरली डी स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आ गई, और ऐसे ही हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आ गई। हमें चाहिए था इन सबके स्क्वायर का समेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो सारी एंट्री 0 0 0 0, तो जैसे इसको करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, तो इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी वो करनी होती है, तो हम ये वाली कैलकुलेशन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक फैक्टर देख के हम समझ गए
कि हमारे पास अगले फैक्टर्स में सी डी ए बी ऐसी कुछ टर्म्स आएंगी जिनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इनको सोल्व भी नहीं करेंगे, और बस जो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन है, बस मतलब जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनके लिए ही सोल्व करेंगे। यहाँ से एक एक कंडीशन आ गई जिसको हमने यूज किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो या तो तुम इनको नेगलेक्ट कर सकते हो, टाइम बचेगा, अगर नहीं किया तो ये पूरा सोल्व करोगे, इनका कुछ यूज भी नहीं होना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम बचाने के लिए हमें खुद से देखना भी पड़ता है कि क्या चीजें हम नेगलेक्ट करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 था। इसके आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बोला कि टू फेयर डाई आर टोस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, दो डाई थे मेरे पास, दोनों को टोस्ट किया। इट इज फाउंड दैट वन फेस इज ओड एंड द अदर वन इज इवन। ठीक है, अब हो सकता है पहला डाई था उसके अंदर ओड आया हो सकता है दूसरा डाई था उसके अंदर इवन आया हो। दूसरा केस हो सकता है पहले डाई के अंदर इवन आया हो, दूसरे के अंदर ओड आया हो। पॉसिबल केसेस कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 6। ओके, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि यहाँ पे इवेंट वगैरह क्या क्या डिफाइन कर रखे हैं। इसने बोला कि दो कॉइन थे जिनको मैंने टॉस किया। सबसे पहली बात, दो कॉइन का टॉस होना। उसके बाद इसने बोला कि गिवन कंडीशन है, इट इज फाउंड दैट वन फेस इज ओड एंड द अदर इज इवन। इसने बोला कि पहले से गिवन है कि एक में ओड आया होगा और एक में इवन आया होगा। ओके, तो गिवन कंडीशन दे रखी है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समथिंग कुछ ऐसे से यूज हो रहा होगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 6। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 6 गिवन दैट वन डाई गोट सम इवन नंबर एंड द अदर डाई गोट सम ओड नंबर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम थोड़ा रिवाइज करते हैं क्या होती थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं आई गेस। तो यहाँ पे है हमारे पास दो डाई थे जिनमें से एक के ऊपर इवन था एक के ऊपर ओड था, और क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी दैट सम इज लेस देन 6 गिवन दैट वन इवन एंड वन ओड। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्म होता था प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 6 इंटरसेक्शन वन इवन वन ओड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी वन इवन वन ओड। ठीक है, समझ में आया क्या बोला, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सभी ने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ये वाला वन इवन वन ओड। वन इवन वन ओड कैसे आ रहा होगा, तो देखो हमारे पास दो डाई थे, अब एक इवन और एक ओड आना है। सो मैं इसको बाइनोमियल से कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल टू थे जिनमें सक्सेस एक थी, अगर मैं इवन आने को सक्सेस बोल देता हूँ। तो लेट्स टेक बाइनोमियल 2,1/3। नंबर ऑफ ट्रायल हो गए नंबर ऑफ डाई, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हमें कितनी सक्सेस चाहिए, सक्सेस इज बेसिकली मींस वन इवन। ठीक है, एक इवन मतलब दूसरे पे ओड आया होगा, इसको कंपेयर कर रहा हूँ बस मैं। तो 2C1 1/2 इंटू 1/2 दैट इक्वल टू 1/2। तो एक इवन और एक ओड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1/2। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम देखते हैं कि एक इवन और एक ओड आया हो, उस केस में हमारे पास सम 6 से छोटा कब कब होगा, उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली जो इन दोनों के कॉमन पार्ट लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन के ऊपर आ रहे हैं, जो न्यूमरेटर में होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हम लेते थे उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इस सम इज 6 गिवन दैट वन इवन एंड वन ओड, ये इवेंट होली उसके बाद देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल केस बने होंगे कि एक के ऊपर इवन आया होगा एक के ऊपर ओड आया होगा, तो केस बना 1,2 2,1, दूसरा बना 1,4 4,1। ठीक है, और ये पहला केस हो गया, ऐसे ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया, ये चौथा केस हो गया, पांचवा केस 2,3, चौथा केस सॉरी सिक्स्थ केस हमारे पास बन गया 3/3,2। ठीक है, सम 6 से छोटा होना चाहिए, और कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए कि एक पे इवन आया हो एक पे ओड, लाइक यहाँ पे ओड इवन इवन ओड ओड इवन इवन ओड इवन ओड ओड इवन। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल केस आ गए। अब इन पॉसिबल केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो दो डाई थ्रो किए हैं लेकिन यहाँ पे फेवरेबल केस कितने हैं 6। ठीक है, और टोटल केस कितने होते हैं दो डाई थ्रो करने में 36। तो यहाँ पे इस सम 6 लेस देन की वाली प्रॉपर्टी कितनी होगी, और वी कैन से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/36। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/36 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, दो तीन चीजें यहाँ पे कंबाइन हुई। टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली कि एक इवन और एक ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ऊपर आएगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट की सम 6 से छोटा हो। ठीक है, और गिवन क्या था कि एक इवन और एक ओड, तो उसके लिए 6 पॉसिबल केस आए थे। अब इनके लिए फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/36 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इक्वल टू 1/3।
है, तो ये था 45 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था। बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस याद रखनी चाहिए हमें कि क्या होती थी, वो अप्लाई किया और सोल्व हो गया। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक कवर किए। आई गेस समझ में आए होंगे। अभी आगे अगले वीडियो में आएंगे 46 से लेके 50 तक। ओके, थैंक यू।